Hi everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is language planning, and it is mostly been asked in examination IGNOU MEG 04. So let us start this topic, language planning. The term was used by Uriel Renrich in 1957 as the title of seminar, बट इसे इंट्रोड्यूस किया गया था हॉगिन के द्वारा एंड पी.एस. रे ने इसको एक न्यू एरा ऑफ स्टडी के रूप में एक्सप्लेन किया। हैगिन ने इसे लैंग्वेज प्लानिंग को डिफ़ाइन किया एज एन एक्टिविटी जो प्रिपेयर करती है लोगों के लिए, राइटर्स के लिए, बेसिकली स्पीकर्स के लिए, जहाँ बहुत तरीके के लोग, नॉन होमोजीनियस स्पीच कम्युनिटी रहती है, जहाँ हर तरीके की भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर राइटर और स्पीकर्स को गाइड करने के लिए नॉर्मेटिव ऑर्थोग्राफी डेवलप करती है, ग्रामर डेवलप करती है और डिक्शनरी डेवलप करती है। यानी इस डेफिनेशन से हमें ये आइडिया लग गया कि जहाँ लैंग्वेज प्लानिंग की ज़रूरत हमें वहीं पड़ती है जहाँ कई तरीके की भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। नाउ लैंग्वेज प्लानिंग है क्या? लैंग्वेज प्लानिंग इज़ एन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा के फंक्शन, स्ट्रक्चर और एक्विजिशन को इन्फ्लुएंस करती है। और सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग इज़ एन अटेम्प्ट हाउ अ लैंग्वेज इज़ यूज्ड। नाउ यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कंसीडरेशन ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, यानी किस तरीके से इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है लैंग्वेज प्लानिंग की। हमने इसे 4W+H फैक्टर के रूप में एक्सप्लेन किया है। पहला है वाई, यानी लैंग्वेज प्लानिंग क्यों की जाती है। टू सॉल्व द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थ्रू स्टैंडर्डाइजिंग द यूज़ ऑफ सिंगल लैंग्वेज, यानी किसी भी एक कम्युनिटी में कई तरीके की भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए लैंग्वेज प्लानिंग की जाती है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, यहाँ हर स्टेट की, हर रीजन की अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ लैंग्वेज प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में हर एक तरीके की भाषाएं बोली जाती थी। आज तो बहुत सारी भाषाएं विलुप्त भी हो गई हैं, बट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही भाषाएं, ट्राइबल लैंग्वेज भी थे। और ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी पहले डिक्लेयर किया गया था, बट साउथ इंडिया ने इसके अगेंस्ट थी कि हिंदी हम पर इम्पोज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ की भाषा तमिल है और इंग्लिश मोस्टली स्पीकिंग लैंग्वेज है वहाँ पर। इसी वजह से आज़ादी के बाद इंग्लिश को हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वो उस वक्त भी ग्लोबल लैंग्वेज थी। तो किसी भी जगह कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लैंग्वेज प्लानिंग की जाती है। और दूसरा है हमारा रिवाइटलाइजिंग डेड लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज डेड होने की कगार पे है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए लैंग्वेज प्लानिंग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा में गवर्नमेंट ने कुछ ट्राइबल्स लैंग्वेज है, 20 ट्राइबल्स लैंग्वेज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको अगेन रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिक्शनरी भी पब्लिश कराई और स्कूल में भी वो भाषा को इंक्लूड किया गया और उस लैंग्वेज को 88th शेड्यूल में इंक्लूड की गई। और कश्मीर में अगर हम बात करें तो सरकार उन भाषाओं को अगेन रिवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, स्कीम चला रही है, ताकि उनकी कल्चर, लैंग्वेज के थ्रू ही कल्चर को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है वहाँ के जड़ी बूटियों के बारे में, तो उनके साथ वो नॉलेज भी ना ख़त्म हो जाए, इस वजह से सरकार उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज प्लानिंग करती है ताकि उनको फिर से रिवाइव किया जा सके। ओके, नाउ अब एक और एग्जांपल मैं आपको वो फर्स्ट पॉइंट के लिए देना चाहूँगी, ग्रीस आफ्टर फ्रीडम। हाँ, यहाँ पे अगर फॉरेन कंटेक्स्ट में बात करें तो ग्रीस आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम टर्किश रूल, यानी टर्किश के से जब ग्रीस आज़ाद हुआ तो उसने भी अपनी लैंग्वेज को प्यूरीफाई करने के लिए, मॉडर्न क्लासिकल लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए लैंग्वेज प्लानिंग उन्होंने भी की थी। ओके, नाउ हु डू दी लैंग्वेज प्लानिंग। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
सरकार हमारी करती है लैंग्वेज प्लानिंग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन उस जगह से जुड़ी हुई है, जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, जो उनको पता है कि वहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी लैंग्वेज प्लानिंग करते हैं। इवन एंड इंडिविजुअल भी लैंग्वेज प्लानिंग करते हैं। जैसे कि बेन याहन ने लैंग्वेज प्लानिंग की थी फ़लस्तीन में लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। एडिटर थे वो बेन यहूदा, जो एडिटर थे उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज को रिवाइव किया था। सो नाउ here again we are डूइंग दैट कि सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश डिक्शनरी की थी। एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एजेंसी है वो भी लैंग्वेज प्लानिंग बेसिकली करती है। सो नाउ अगेन हियर व्हाट, कि क्या प्रॉब्लम्स आती है लैंग्वेज प्लानिंग में, क्या बेसिकली चीज़ें हैं लैंग्वेज प्लानिंग में। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया और इसको कंसीडर किया जाता है डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि लैंग्वेज प्लानर जो है वो एग्जैक्टली किस चीज़ों पर फोकस करे। ये लैंग्वेज प्लानर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग होता है। वो कॉर्पस पे फोकस करे, स्टेटस पे लैंग्वेज के फोकस करे या प्रेस्टीज पे फोकस करे, और ये सारी चीज़ों को वो कंसीडर करता है एक लैंग्वेज प्लानर। कॉर्पस मीन्स, देखिए कॉर्पस का बेसिकली मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज मीन्स उसका ग्रामर, उसकी स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन, उसकी वोकाबलरीज। तो लैंग्वेज प्लानर को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। उसका स्टेटस, यानी कभी होता है हमने एक वीडियो बनाया था कोड मिक्सिंग पर, जिसमें कि एक भाषा दूसरी भाषा के साथ जब मिक्स होती है तो उसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो उसमें प्रोमिनेंट लैंग्वेज क्या होगा, उस भाषा का स्टेटस क्या होगा। जैसे अभी आज के डेट में इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर जगह अपना एक भाषा का एक इम्पोर्टेंस है। तो वो स्टेटस उस भाषा का क्या होगा और उसकी प्रेस्टीज क्या होगी। और या फिर डेवलप पॉलिसी फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग टीचिंग, देन दे नीड टू फोकस ऑन द एक्विजिशन। देखिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया इसलिए भी होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की जा रही थी, या फिर कोठारी कमीशन ने जब 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, तो भी साउथ में इसका प्रोटेस्ट किया गया था कि हम हिंदी को अपने भाषा पे इम्पोज नहीं होने देंगे। तो इस वजह से कि कोई भाषा दूसरे भाषा को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहती है, तो इससे जो है कन्फ्लिक्ट डेवलप होती है। तो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना वो लैंग्वेज प्लानिंग होनी चाहिए। एंड डेवलप फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग टीचिंग, देन नीड टू फोकस ऑन द एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन किस तरीके से हो, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फॉर हुम, यानी किसके लिए। अब हम आते हैं कि किसके लिए हमें लैंग्वेज प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। डन इन 2 लेवल, ये बेसिकली 2 लेवल पे होता है। एक स्टेट लेवल पे, यानी एक नेशन वाइज लेवल पे लैंग्वेज प्लानिंग होती है, एंड दूसरा होता है स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप में आपका एथनिक एंड रीजनल ग्रुप आ जाते हैं। तो कीपिंग इन माइंड कॉमन इंटरेस्ट, यानी एक हमें जब कॉमन ग्रुप के लिए, रीजनल लैंग्वेज एथनिक ग्रुप के लिए हमें करना है, तो हमें उनका इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना होता है। नाउ अब हम आते हैं हाउ पर। लैंग्वेज प्लानिंग कैसे की जाती है। लैंग्वेज प्लानिंग देखिए एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये इट्स ए कंटिन्यूअस process, and language planning is basically the implementation of language which target large population like state and region। तो सबसे पहला होता है स्टेप इसका कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। अब ये प्रॉब्लम्स से का तात्पर्य क्या है, क्या इसका मतलब है, यानी ये प्रॉब्लम हो सकती है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है,
या फिर इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज एज ए सिंबल के रूप में भी हो सकती है। इसका यूजेस क्या है वो भी हो सकती है, क्योंकि कई जगह हम भाषा का अलग अलग तरीके से, हमारे यहाँ उस शब्द का मतलब कुछ और है, कहीं और उस शब्द का मतलब कुछ और है। तो इस तरीके से जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है उसको रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन आफ्टर हम इसमें लैंग्वेज प्लानिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन करते हैं, उसको इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उसका निवारण यहाँ पर हो पा रहा है कि नहीं। इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं और अगर हो गया तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर से हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके लैंग्वेज प्लानिंग करते हैं। यानी इट्स ए कंटिन्यूअस प्रॉब्लम जो कि चलता रहता है। नाउ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज प्लानिंग के प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहला है स्टेटस प्लानिंग एंड कॉर्पस प्लानिंग। सो व्हाट इज स्टेटस प्लानिंग? स्टेटस प्लानिंग है कि उस भाषा का स्टेटस क्या होगा। ये फोकस करता है, इट फोकस ऑन द एक्सटर्नल यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी डिटरमाइनिंग विच लैंग्वेज और डायलेक्ट विल बी ऑफिशियल। जो कि मैंने अभी आपको बार बार ये चीज़ें कही हैं कि हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में एक चीज़ आप नोटिस, एक बार आप बहुत ही तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में भी ये लैंग्वेज प्लानिंग पूछी जाती है कि इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से लैंग्वेज प्लानिंग की गई। तो आप जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया है वो एग्जाम्पल भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो नाउ स्टेटस प्लानिंग है कि उस भाषा का स्टेटस क्या हो, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा या फिर कौन सी भाषा उस जगह प्रोमिनेंटली बोली जाएगी। तो इसे उस भाषा का स्टेटस प्लानिंग क्या है, एक ये फॉर्म हो गया। दूसरा है कॉर्पस प्लानिंग। कॉर्पस प्लानिंग इज़ वही जो हमने आपको बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरीज। नेक्स्ट है ग्लोबल प्लानिंग, यानी उस भाषा को प्लान किस लेवल पर किया जाएगा, ग्लोबल लेवल पर या लोकल लेवल पे। ग्लोबल लेवल का मतलब है कि उसका एरिया क्या होगा, यानी इट टेक केयर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल इमोशनल ऑफ लार्ज मासेस। ग्लोबल यानी लार्ज मासेस को ध्यान में रख कर के ये ग्लोबल प्लानिंग की जाएगी। एंड लोकल प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम दैट इज़ पर्टेनिंग टू द इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। ओके, एंड नाउ वी माइक्रो प्लानिंग क्या है? माइक्रो प्लानिंग इज़ लोकल लेवल पर की जाती है एंड मैक्रो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट लेवल पर की जाती है। इसको याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट लेवल पर एंड माइक्रो प्लानिंग जो है वो लोकल लेवल पर काम करती है। ठीक, एक्विजिशन प्लानिंग क्या है? एक्विजिशन प्लानिंग यानी हमने भाषा को एक्वायर किया किसी भी दूसरे भाषा से एंड वो क्या क्या चीज़ें फोकस करेंगी। द कंसिडरेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग लीड्स टू द थर्ड फोकस ऑफ द लैंग्वेज प्लानिंग सेड टू बी द एक्विजिशन प्लानिंग। ठीक है, यानी स्कूल में जब जैसे थर्ड 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हमारे कोठारी कमीशन ने दी थी और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी जो लैंग्वेज पॉलिसी जो दी है कि हर एक बच्चे को एक मदर एजुकेशन जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। दूसरा, हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है एंड इंग्लिश एक वन फॉरेन लैंग्वेज को हम एक्वायर करेंगे, जिससे कि हमारी जो लैंग्वेज का दायरा है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और वो लैंग्वेज प्लानिंग का ही हिस्सा है। देखिए, स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो वो भी एक लैंग्वेज प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वो लैंग्वेज जो है धीरे धीरे हमारी लाइफ में इनकलकेट होता रहता है, हमारी लाइफ में लैंग्वेज इनरिचमेंट करता रहता है। सो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज प्लानिंग में हमने ये सारी चीज़ें देखी, बट एक कुछ चीज़ें जो है जो लैंग्वेज प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती है वो है आपका सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यानी जिस की सरकार होती है वो किसी भी लैंग्वेज को फोकस करते हैं और वो चीज़ें उनकी लैंग्वेज प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस उस भाषा को बोलने लगें। रीजनल रिलीजियस फैक्टर भी होता है,
इसी वजह से कुछ माइनॉरिटी स्कूल चलाई जाती हैं ताकि उनकी जो भाषा है, उनकी जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे। ओके, सो ये लैंग्वेज प्लानिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू लाइक दिस टॉपिक और माई वे ऑफ टीचिंग और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच।